जिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ की तरह जम गई हो। तभी प्रिया जिया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो ना जिया, हम दोनों पार्क में चलते हैं। ये सुनते ही मिसेस नायडू प्रिया से कहती है, नहीं बेटा, अभी जिया पार्क में नहीं जा सकती, मुझे उसे हमारे मेहमान से मिलवाना है। ये सुनते ही जिया के दिल की धड़कन तेज होने लगी और एक बार उसने फिर से सोफे पर बैठे उस आदमी की तरफ देखा। वो कोई और नहीं बल्कि अगस्त था। जिया सोच रही थी कि मिसेस नायडू बार बार उसे अपने मेहमान से मिलवाने की बातें क्यों कर रही थी। हालांकि वो ना उतावलापन कभी नहीं दिखाती थी, पर अगस्त को वहां बैठा देखकर वो मिसेस नायडू का प्लान समझ नहीं पाई। तभी मिसेस नायडू जिया का हाथ पकड़कर सोफे की तरफ चलने लगती है और अपने पति को साइड वाले सोफे पर बैठने का इशारा करती है। जिया आज पहली बार मिस्टर नायडू से मिल रही थी, क्योंकि अक्सर मिस्टर नायडू मीटिंग्स के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, इसलिए इन 6-7 महीनों में उन दोनों का मिलना नहीं हो पाया था। जिया मिस्टर नायडू से कहती है, हेलो मिस्टर नायडू, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर नायडू भी जिया को ग्रीट करते हुए कहते हैं, हेलो जिया, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसी बीच मिसेस नायडू दूसरी साइड के सोफे पर बैठते हुए अगस्त से कहती है, अगस्त, ये जिया है। मैं बहुत दिन से तुम दोनों को मिलवाने की कोशिश कर रही थी, पर तुम लोग इतने बिजी रहते हो कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ। फिर हंसते हुए मिसेस नायडू अपनी बात को जारी रखकर कहती है, अरे वाह, अचानक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई शादी करवाने वाली पंडित बन गई हूँ। अगस्त भी हैरानी से जिया को देख रहा था। उसने भी सोचा था कि वो यहाँ आकर जिया से मिलेगा। जिया ने देखा कि मिस्टर नायडू और मिसेस नायडू साइड के दोनों सोफे पकड़कर बैठ गए हैं। जिया के पास अगस्त की बगल में बैठने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। कुछ देर तक जिया खड़ी रही। तभी मिसेस नायडू जिया से कहती है, अरे जिया, खड़ी क्यों हो? इतना बड़ा सोफा खाली पड़ा हुआ है, आओ बैठो। डरो मत, तुम पहली लड़की हो जो अगस्त की बगल में बैठने के लिए डर रही है। तुम्हें पता है दुनिया में कितनी लड़की है जो इस पल का बेसब्री से इंतजार करती है। जिया मन ही मन खुद से कहती है, समझाओ कि मैं अगस्त के साथ नहीं बैठना चाहती। सच कहूं तो मुझे अगस्त से मिलना ही नहीं था। पर जिया अपनी जिद पर अभी नहीं रह सकती थी, इसलिए वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। हालांकि वो कोशिश कर रही थी कि अगस्त से उचित दूरी बनाकर बैठे, पर अगस्त सोफे के बीच में बैठा था, इसलिए बात पर उन दोनों के कंधे और हाथ टकरा रहे थे, जो कि जिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। अगस्त मिसेस नायडू से तेलुगु में बात कर रहा था। जिया को अगस्त की इस क्वालिटी के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जिया उसके शब्दों को सुनकर बार बार हैरान हो रही थी। हालांकि उसे पता था कि अगस्त स्मार्ट दिखने के अलावा और भी बहुत सारी क्वालिटीज रखता था, पर भाषा को लेकर उसका ज्ञान इस लेवल का हो सकता है, इस बारे में जिया सोच भी नहीं सकती थी। कुछ ही देर बाद मिसेस नायडू तो फिर से उठते हुए कहती है, मैं जूस लेकर आती हूँ, तब तक आप लोग बातें कीजिए। मिसेस नायडू के उठते ही मिस्टर नायडू के फोन पर एक मैसेज आता है और वो फोन उठाकर उस मैसेज को पढ़ते हुए उसका जवाब देने में बिजी हो जाते हैं। इसी बीच अगस्त जिया की तरफ देखता है। जैसे ही उन दोनों की नजरें टकराई, कुछ देर के लिए वो अपनी पलकें नहीं झपका पाए। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक सन्नाटा छा गया हो और वो दोनों किसी अलग दुनिया में पहुंच गए। तभी अचानक मिस्टर नायडू के फोन पर मैसेज की एक और घंटी बजती है और जिया तुरंत अपना चेहरा मोड़ लेती है। जिया मन ही मन सोच रही थी कि ये क्या हुआ, वो अचानक से रुक क्यों गई। अगर वो ऐसा बार बार करती रही तो शायद अगस्त गलत समझेगा और वो उसे गलत सिग्नल नहीं देना चाहती थी। तभी मिसेस नायडू जूस के ग्लासेस के साथ वहां पर आती है और सबको एक एक ग्लास पकड़ाते हुए जिया की तरफ देखते हुए कहती है, जिया, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? मैं समझती हूँ कि जिस किसी की बगल में अगस्त बैठा हो उसका नर्वस होना लाजमी है, पर तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। तुम लाखों लड़कियों में से एक हो जिसे ये मौका मिला है।
जिया अपने आप से कहती है, काश मैं आपको बता पाती कि मैं इस इंसान को पहले से जानती हूँ, तो शायद आप इतने गुणगान नहीं कर रही होती। फिर जब जिया ने मिसेस नायडू की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर सवाल या निशान थे। इसलिए जिया ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बिखेर दी। ये देखकर अगस्त धीमी आवाज में जिया से कहता है, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? जिया ने अगस्त के इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और अपना मुंह फेर लिया। शाम के लगभग 4:30 बजे थे। आभा और माया नोएडा पहुंच चुके थे। आज माया अपने कमरे में न जाकर आभा के बुलाने पर उसके साथ उसके अपार्टमेंट में आ गई थी। वैसे तो माया को आभा से कल के गुस्से के बारे में पूछना था, इसलिए उसने आभा के एक बार पूछने में हाँ कर दी और चुपचाप उसके साथ चली आई। वो दोनों 4:45 तक आभा के अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे, लेकिन पिछली रात की थकावट के कारण दोनों ने चुपचाप लेट जाने में ही अपनी भलाई समझी और ये 1 घंटे वो दोनों ऐसे सोए जैसे कई दिनों से जाग रहे हो। पहले आभा की नींद खुली तो उसे लगा जैसे वो ऑफिस के लिए लेट हो गई। वो तुरंत उठकर अपना टॉवल उठाते हुए बाथरूम में जाती है और शावर लेकर बाहर आते ही तैयार होने लगती है। तभी माया की नींद खुलती है और वो आभा को देखकर हैरान हो जाती है और आभा से पूछती है, क्या हुआ आभा, तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? माया के मुंह से ये सवाल सुनते ही अचानक आभा को होश आया कि सुबह के 6 नहीं बल्कि घड़ी में शाम के 6 बज रहे हैं। आभा अपनी बेवकूफी पर हंसते हुए लोटपोट हो जाती है और उसको इस तरह से हंसते देखकर माया समझ गई थी कि वो गलती से ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। कुछ देर हंसने के बाद आभा एक लंबी सांस लेकर माया से कहती है, माया, मैं सचमुच में पागल हो गई हूँ। खैर छोड़ो, मैं हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। क्या तुम चाय के साथ कुछ खाओगी? माया कहती है, अगर घर में बिस्किट हो तो दे देना। आभा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाकर किचन की तरफ चली जाती है। अभी माया को बिस्तर में बैठे रहना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो भी उठकर किचन में चली गई। आभा गाना गुनगुनाते हुए चाय बना रही थी। तभी माया पीछे से जाकर उसके कंधे पर झटके से हाथ रखती है और आभा जोर से चिल्ला उठती है। तभी माया डर के मारे आभा से कहती है, सॉरी आभा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डर जाओगी। एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंसने लगते हैं। तभी माया कहती है, जिस दिन मैं ऑफिस आई थी ना, तुम्हें देखकर मुझे लगा था शायद तुम वही कॉलेज वाली आभा हो। फिर मैंने सोचा एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, हम लोग कॉलेज में कितने अजीब दिखते थे ना। आभा कहती है, हाँ सचमुच, पर तुम्हारा तो नाम भी अलग था। और बताओ, क्या कॉलेज का कोई फ्रेंड तुम्हारे कांटेक्ट में है? माया कहती है, नहीं यार, कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी और थोड़ा फैमिली का प्रॉब्लम भी था। तभी मेरी दादी की डेथ भी हो गई थी और माँ बाप इस बात को लेकर लड़ रहे थे कि मुझे कौन रखेगा। आभा ये सुनते ही हैरान हो जाती है और वो ध्यान से माया की तरफ देखते हुए कहती है, कौन रखेगा मतलब? तभी माया को एहसास होता है कि वो भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बोल गई, इसलिए वो आभा का ये सवाल सुनकर चुपचाप खड़ी रही। तभी आभा समझ गई कि माया को क्या महसूस हो रहा है, इसलिए आभा एक बार और माया को समझाते हुए कहती है, देखो माया, तुम खुलकर मुझसे कोई भी बात कर सकती हो। हम में से किसी की भी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। तभी माया कहती है, अच्छा ये बताओ, तुम अचानक रिजॉर्ट में से भड़क क्यों गई थी? मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। माया का सवाल सुनते ही आभा माया को जवाब देते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। पर जब तुम जिया को ये समझा रही थी ना कि उसे अगस्त के साथ पैसों के लिए चले जाना चाहिए, तब मेरे दिमाग में बार बार मेरी माँ की बातें घूम रही थी। और जब भी वो मुझसे मिलती है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे की बात करती है। उन्होंने आज तक मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया कि नहीं, मैं ठीक हूँ कि नहीं, अपना ध्यान रख रही हूँ कि नहीं, मेरे पास मेरे खर्चों के लिए पैसे हैं या नहीं, कभी नहीं पूछती। ये कहते कहते आभा रोने लगती है और माया उसे गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ अगस्त और जिया एक दूसरे के अगल बगल बैठे तो थे, पर वो दोनों ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे।
अगस्त बातें करते वक्त अपने हाथों को संभालने की कोशिश कर रहा था, तो जिया बार बार उससे दूरी बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। दूसरी तरफ मिस्टर नायडू और मिसेस नायडू ये बता रहे थे कि वो अगस्त से कैसे मिले थे। दरअसल मिस्टर कुछ अच्छे प्राइसेस में अगस्त की एक फंसी हुई प्रॉपर्टी को सेल करवाया था। तब से उन दोनों के बीच में अच्छी बातचीत होने लगी और साथ ही अगस्त का आना जाना भी लगा रहता था। हालांकि जिया अगस्त के इस बिहेवियर से बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी, क्योंकि उसे हमेशा लोगों की नजरों में अगस्त का खौफ ही दिखता था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अगस्त किसी को अपना दोस्त भी बनाकर रख सकता है, वो भी इस इंसान को जिसके साथ उसने बिजनेस किया हो। ये सब सोचते ही जैसे ही अगस्त की तरफ जिया मुड़ी, तभी प्रिया पीछे से आकर कहती है, जिया, मम्मी ने नया पियानो लिया है, चलो ना मेरे साथ, पियानो बजाएंगे। इससे पहले कि मिसेस नाइट प्रिया को रोकती, जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उसके साथ जाने लगी। जिया मन ही मन प्रिया को थैंक यू बोलना चाह रही थी कि आखिर प्रिया ही एक ऐसी थी जिसने उस माहौल से उसे बचाया था। हालांकि पियानो हॉल में ही रखा हुआ था, फिर भी जिया को लग रहा था कि कम से कम डिस्टेंस में रहने पर उसे उतनी घुटन महसूस नहीं होगी जितना कि उसके साथ सोफे पर बैठने पर हो रही थी। जैसे ही जिया पियानो बजाने के लिए कुर्सी पर बैठी, पहली बार उसकी उंगलियां पियानो पर उस तरह से काम नहीं कर रही थी जिस तरह से किया करती थी। प्रिया बार बार जिया की तरफ देख रही थी। हालांकि प्रिया की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन वो अपनी उम्र से कई ज्यादा समझदार थी। तभी प्रिया जिया से पूछती है, जिया, क्या तुम मिस्टर अगस्त को पसंद करती हो? जिया प्रिया के सवाल का क्या जवाब देगी? क्या माया अपना दुख प्रिया के सवाल ने जिया को चौंका दिया था। उसका सवाल सुनते ही जिया पियानो बजाते हुए एक की पर उंगली लगाना भूल गई और उसने ना में सर हिलाया। जिया को पता था कि प्रिया उसके जवाब से सैटिस्फाइड नहीं होने वाली है, इसलिए वहाँ जिया खुद को संभालते हुए उस छोटे बच्चे की बात का जवाब देती है, अच्छे इंसान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे पसंद है। तभी प्रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, जब भी तुम उनकी तरफ देखती हो या फिर वो तुम्हारे बारे में बात करते हैं या फिर कोई तुम दोनों के बारे में बात करता है, तुम शर्माया क्यों करती हो? जिया एक बार और प्रिया का सवाल सुनकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 10 साल के बच्चे के दिमाग में ये सब बातें कैसे आ सकती है। तब जिया प्रिया से कहती है, डियर, आज का दिन बहुत हेक्टिक भरा था, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ मैं कहाँ कहाँ गई, धूप भी बहुत ज़्यादा थी। जिया को अचानक याद आया कि दिल्ली की ठंड में धूप का कोई असर नहीं होता है। तभी वो अपनी बात को बदलते हुए कहती है, मेरे कहने का मतलब है कि मैं शर्मा नहीं रही हूँ, बस थक गई हूँ, शायद इसलिए मेरे चेहरे पर नर्वसनेस नजर आ रही है। जिया का जवाब सुनते ही प्रिया हंसने लगती है और फिर अगस्त की तरफ देखकर कहती है, लेकिन जिया, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगस्त अंकल तुमसे प्यार करते हैं। वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे मेरे पापा मेरी मम्मी की तरफ देखते हैं। जिया एक बार और हैरानी से प्रिया की तरफ देख कर कहती है, प्रिया, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें पता भी है प्यार का क्या मतलब होता है। चलो पियानो बजाने में ध्यान दो, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें प्यार से सिखाऊंगी। अगर तुम बातें ही करती रही तो फिर पियानो कब सीखोगी? इतना कहते ही जिया प्रिया का ध्यान बटाते हुए उसे पियानो बजाना सिखाने लगती है और खुद भी अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए अगस्त की तरफ एक पल के लिए भी नहीं देखती। उसे पता था कि अगर उसकी नज़र अगस्त की तरफ मुड़ी तो प्रिया उसे तुरंत पकड़ लेगी और फिर से उसे चिढ़ाने लगेगी। कुछ देर बाद मिसेस नायडू प्रिया को आवाज़ देते हुए कहती है, प्रिया बेटा, दीदी के साथ डिनर टेबल पर आ जाओ, डिनर तैयार है। अब जिया पियानो को कवर करके प्रिया के साथ हाथ धोने के बाद डिनर टेबल पर आकर बैठती है। जिया और अगस्त आमने सामने बैठे हुए थे और इस वक्त खाते हुए उन दोनों की नज़र एक दूसरे से टकरा रही थी। हालांकि जिया ने अपनी आंखों को
सिर्फ खाने की प्लेट में गड़ाया हुआ था। उसे पता था अगर उसने झलक भर भी ऊपर देखा तो सामने बैठा अगस्त उसे नजर आएगा। खाना खत्म होते ही मिसेस नायडू सबके लिए गुलाब जामुन लेकर आई। स्वीट डिश खाने के बाद सब लोग दोबारा से सोफे पर बैठ गए और फिर अगस्त मिस्टर नायडू के साथ बातें करने लगा। उन दोनों के बीच में हो रही बातें ज्यादातर बिजनेस से रिलेटेड थी, इसलिए मिसेस नायडू बोर हो रही थी। तभी प्रिया अपनी माँ से कहती है, माँ चलो ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। मिसेस नायडू जिया को अपने साथ चलने का इशारा करती है और तीनों वहां से बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। अगस्त मिस्टर नायडू के साथ बात करते हुए नजर चुराकर जिया की तरफ देखता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर जिया कुछ देर यहाँ बैठ जाती तो क्या होता। अंदर जाते ही प्रिया बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आते ही मिसेस नायडू जिया से कहती है, बताओ तुम्हें अगस्त कैसा लगा? मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम खुलकर बता सकती हो। वैसे तो हर लड़की की पसंद है वो, पर मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। ये सवाल जिया का सरदर्द बढ़ाने के लिए काफी था। जिया सोच रही थी कि उसे मिसेस नायडू से क्या कहना चाहिए। तभी वो सोच विचार करके उनकी बात का जवाब देते हुए कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ये बात आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मेरी जिंदगी में कोई और है। हालांकि मिस्टर अगस्त सच में बहुत हैंडसम है, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो ये मेरे बॉयफ्रेंड के साथ नाइंसाफी होगी। जिया की बात सुनते ही मिसेस नायडू की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो कुछ सोचने के बाद जिया से कहती है, जिया मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुमने आज तक मुझसे ये बात क्यों छुपा कर रखी? अगर तुम मुझे बता देती तो शायद मैं तुम्हारे लिए इतने सपने नहीं सजाती। आज मैंने प्लानिंग के साथ अगस्त को यहाँ बुलाया था। वैसे भी तुम्हारी माँ लगातार तुम्हारे लिए लड़के ढूंढती जा रही है, इसलिए मैं चाह रही थी कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के से होनी चाहिए जो तुम्हें समझ सके, जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म कर सको। लेकिन अगर तुमने किसी और को पसंद किया है तो इसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहिए, है ना? जिया जानती थी कि मिसेस नायडू हमेशा से जिया को अपनी बच्ची की तरह समझती है। मोहिनी ने आज तक शादी को लेकर जितना जिया को फोर्स किया, उतना ही मिसेस नायडू जिया को जिंदगी जीने और एक रोमांटिक लड़का ढूंढने के लिए फोर्स करती रहती थी। पर जिया नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि अगस्त उसका बॉस है और उन दोनों के बीच में पहले से ही बहुत कुछ खराब हो चुका है। तभी जिया मिसेस नायडू से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैंने जिस लड़के को पसंद किया है वो एक लॉयर है और मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता है। दरअसल वो माँ को भी जानता है। अगर अगली बार मौका मिला तो मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगी। मिसेस नायडू जिया के साथ रूड नहीं होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए जिया से कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमें अपने बच्चों की पसंद पर भरोसा करना आना चाहिए। ये सुनते ही जिया को लग रहा था कि वो अब और झूठ नहीं बोल पाएगी, इसलिए वो मिसेस नायडू से कहती है, मुझे प्यास लग रही है, मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ, क्या आपको कुछ चाहिए? मिसेस नायडू जिया की बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम पानी पी कर आओ और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जिया मुस्कुराते हुए मिसेस नायडू की तरफ देखती है और फिर किचन में चली जाती है। किचन ग्राउंड फ्लोर पर था और किचन की दूसरी तरफ कॉमन वॉशरूम से अगस्त अपने हाथ धोकर वॉशरूम से बाहर आता है। तभी उसकी नज़र जिया पर पड़ती है। जिया सर झुकाए किचन की तरफ जा रही थी। तभी अगस्त बीच में आकर उसका रास्ता रोक देता है। जिया सर उठाकर अगस्त की तरफ नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ देर तक वहीं खड़े रहना ठीक समझा, पर अगस्त भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। जिया ज्यादा देर तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने दांत पीसते हुए पलक के ऊपर उठाई और अगस्त की तरफ देखा। तभी अगस्त मुस्कुराते हुए जिया से कहता है, क्या मैं इतना इग्नोर करूं? मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था, ना ही मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था, फिर भी तुम मुझे इस तरह से एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो?
अगस्त की बातों में गुस्सा और चिढ़ साफ झलक रही थी। उस दिन भी जब अगस्त ने जिया को फोन किया था, तब जिया ने उससे झूठ बोला, लेकिन अगस्त ने उस बात को इग्नोर करने की कोशिश की। फिर आज तो जिया ऐसा बिहेव कर रही थी कि जैसे अगस्त के शरीर में कांटे लगे हो, और अगर वो उसके करीब आए तो उससे वो कांटे चुभ जाएंगे। जिया ने अगस्त की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और किनारे से निकलकर किचन की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। तभी अगस्त ने अपना हाथ दीवार पर टिका दिया और गुस्से से जिया की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिस लड़की को ब्लाइंड डेट से इतनी नफरत है, उसे उसी ब्लाइंड डेट पर मिले हुए एक वकील से प्यार हो जाएगा। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर मुझसे बचने का कोई तरीका निकाल रही हो? जिया इससे ज्यादा अगस्त की बातें नहीं सुन सकती थी, इसलिए वो गुस्से से उसकी तरफ देख कर कहती है, मिस्टर अगस्त, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। मैं जिससे चाहूँ मिलूँ, प्यार करूँ या घूमूं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप मेरे बॉस हैं ऑफिस के अंदर। अगर मैंने किसी काम में गड़बड़ी करी तो आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ पर आपका कोई अधिकार नहीं है। मुझे समझ नहीं आता आपको इतनी छोटी सी बात पता क्यों नहीं पड़ रही है। इससे पहले कि जिया और कुछ कहती, अगस्त उसके होठों पर उंगली रख देता है और फिर चुपचाप उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है। वैसे तो जिया को अगस्त का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने अगस्त की इस हरकत का एक बार भी विरोध नहीं किया। उस वक्त उन दोनों के चेहरे के बीच में सिर्फ 2 इंच का फासला था। इतना ही नहीं, उन्हें आसपास की आवाजें सुनाई देना बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिया को किसी ने अपने वश में कर लिया हो। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। मिस्टर नायडू हॉल में बैठे हुए अपने फोन पर शेयर मार्केट की खबरें देख रहे थे। कुछ ही देर पहले अगस्त और उनके बीच में शेयर मार्केट को लेकर कई सारे बातें हुई थी। साथ ही अगस्त ने उन्हें कुछ नई नई ट्रिक्स भी बताई थी, जिसमें वो छोटे छोटे शेयर खरीदकर अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। मिस्टर नायडू को बिजनेस डिस्कशन बहुत पसंद थी और वो हमेशा बिजनेस को लेकर ही बात किया करते थे। साथ ही उन्हें जो भी नई नॉलेज मिलती थी, वो उसे तुरंत अप्लाई करने पर बिलीव करते थे। उनका मानना था कि हर डूबते सूरज के साथ इन्फॉर्मेशन पुरानी हो जाती है और उसका असर भी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ मिसेस नायडू प्रिया के बगल में लेट गई थी। उनकी भी आंखें झपक रही थी। आज सुबह से ही मिसेस नायडू अगस्त के स्वागत के लिए मेहनत कर रही थी, इसलिए वो बहुत थक चुकी थी। अब उन्हें नींद आ रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। आभा और माया दिन भर बातें करने के बाद बालकनी में खड़े होकर नोएडा की सुनसान सड़कों को देख रहे थे। तभी माया आभा से कहती है, आभा मुझे निकलना चाहिए। आभा माया से कहती है, इतनी रात को कहाँ जाओगी? वैसे भी तुम्हारा घर ऑफिस से ज्यादा दूरी पर है। कल तुम मेरे कपड़े पहनकर ऑफिस चली जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यहीं रुक जाओ, वैसे भी पता नहीं जिया कब तक आएगी। और यहाँ धीरे धीरे अगस्त का हाथ जिया की कमर को सहलाने लगा था। तभी अचानक जिया को होश आया और उसने अपने दोनों हाथों से अगस्त को धक्का देते हुए कहा, मिस्टर अगस्त, आप क्या कर रहे हैं? जिया के धक्के की वजह से अगस्त 2 कदम पीछे हट गया था। तभी वो मुस्कुराते हुए जिया की तरफ देखता है और 2 कदम आगे आकर उसके गालों में हाथ लगाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, जिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हें हमेशा अपने आसपास देखना चाहता हूँ। अगस्त की इस बात का क्या मतलब था? क्या वो अपने प्यार का इजहार कर रहा था? क्या जिया अगस्त के मुंह से ये बात सुनकर उसकी तरफ अट्रैक्टेड होगी या फिर उससे नफरत करने लगेगी? आगे जानने के लिए